का एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कार्नोट इंजन के टर्म पे, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा, क्या दे रखा है, इन ए हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक्स आर 500 Kelvin and 375 Kelvin. If the engine consumes 25 into 10 to the power 5 joule of energy per cycle, find the efficiency of the engine. Second, the work done per cycle, ठीक है ना, और थर्ड दे रखा हीट रिजेक्टेड टू द सिंक पर साइकिल। ये दे रखा हमारा कि एक इंजन है, कार्नोट इंजन है, अगर वो टेम्परेचर दे रखा सोर्स का और सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, और ये जो क्या लिखा है, इफ़ द इंजन कंज्यूम्स 25 into 10 5 जूल पर साइकिल, यानी कंज्यूम का मतलब कितना वो एनर्जी लेता है, Q1 सोर्स से कितना एनर्जी लेता है। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो क्या है, T1 इज इक्वल टू 500 Kelvin टू T2 इज इक्वल टू 375 Kelvin और Q1 इज इक्वल टू 25 into 10 to the power 5 जूल। ये हमारा ये है Q1। अगर हम लोग इफ़िशियंसी निकालना चाहते हैं, इफ़िशियंसी, तो 1 माइनस T2 अपन T1 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है ना, दोनों टेम्परेचर दिए हुए, तो हम लोग इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। 1 माइनस T2 कितना है, 375 अपॉन 500, ठीक है। अगर हम लोग 500 को यहाँ ले जाएंगे, उसमें से 375 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 500, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे 1/4 आ जाएगा ये, और ये 0.25 या फिर 25% इसकी इफ़िशियंसी है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इस इंजन का जो इफ़िशियंसी है, फर्स्ट पार्ट हुआ 25%। टेम्परेचर का रिलेशन यूज़ कर लिया, क्योंकि टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर दे रखा है, सोर्स का सिंक का टेम्परेचर दे रखा है। अगला पार्ट करने जा रहे हैं वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी टू Q1, ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू Q1। कैसे आ गया ये, इफिशियंसी जो होता है वर्क डन अपॉन एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, तो वर्क डन को रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम लोग इसके हेल्प से ये लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन W इज इक्वल टू इफिशियंसी दे रखा 0.25 इसकी इफिशियंसी है, और एनर्जी जो लिया है 25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। 25 को 25 से करेंगे 625 हो जाएगा, 2 के बाद डेसिमल डाल देंगे तो ये हमारा इतना जूल वर्क डन हो जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, कितना वर्क डन पर साइकिल होगा, 6.25 10 टू द पावर 6। ये देखिए कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कैसे कैसे रिलेशन को यूज़ किया जा रहा है। हीट रिजेक्ट टू द सिंक पर साइकिल, अब हमें Q2 निकालना है। मैं इसको क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा पार्ट दे रखा है सिंक का, तो तीसरे पार्ट में क्या फॉर्मूला आता है हमारे, एक आता है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हीट के टर्म में। यहाँ पूछा ना हीट रिजेक्ट, तो हीट चाहिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये भी फॉर्मूला आता है ना हमारा। तो Q2 क्या होगा, Q2 इधर आ जाएगा, W इधर जाएगा, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W, ठीक है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स है, कितना है, 25 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल था, और ये वर्क डन कितना किया है, 6.25 10 टू द पावर 6 जूल, इतना वर्क डन ये यहाँ पे किया है। इसको इससे माइनस करेंगे 25 में से, तो ये आ जाएगा 18.75 10 टू द पावर 6 जूल। तो इतना हमारा एनर्जी जो है ना सिंक में चला जाएगा। कितनी बात सुन में, माइनस करके देख लीजिएगा इसको, 18 पॉइंट आ रहा ना, कितना देखिए, सोर्स से लिया कितना 25 और सिंक में डाला कितना 18.75, लगभग 19, यानी
सिर्फ 6.25 ही यूज़ में आया, वर्क डन में किया है। बाकी ज़्यादातर यानी कि सोर्स से लेने के बाद थोड़ा ही एनर्जी जो है उसने यूज़ किया है वर्क डन करने में, वो है 0.25%। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में आए रहते हैं, कुछ आईआईटी के हैं, कुछ दूसरे कॉम्पिटिशन्स के हैं, तो उनका एक अपना एडवांटेज है क्योंकि ये कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, अ कार्नेट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वियर at 627 degrees Celsius and give it to the sink at 27 degrees Celsius. Find the work done by the engine. क्या बता, कार्नेट इंजन है और ये जो है 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ एनर्जी एक सोर्स से लेता है। रिजर्वियर मतलब सोर्स से लेता है, उस सोर्स का जो टेम्परेचर है 627 डिग्री सेल्सियस है, और एक सिंक है उसका जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हीट देता है, सिंक में देता है। तो कितना वर्क डन किया इसने, दोनों का टेम्परेचर दे रखा है और सोर्स से कितना हीट लिया ये दे रखा है, कितना वर्क डन हुआ। क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने का एक तरीका ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और जिस चीज़ को पूछा जा रहा है तो उसका कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं, इफ़िशियंसी के 2 फॉर्मूले हैं, एक टेम्परेचर के टर्म में भी है, एक हीट के टर्म में भी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमसे पूछा जा रहा है उसके कितने फॉर्मूले हैं डायरेक्टली। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कुछ निकालते फिर इनडायरेक्ट तरीके से निकाल कर फिर उस पूछे हुए चीज़ को निकालते हैं। तो हमें क्या होता है कि अगर हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लें तो हमें सपोर्ट करता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पे जैसे Q1 जो है वो हीट जो एब्जॉर्ब करा 3 × 10⁶ कैलोरी, ये तो हमारा सोर्स से का हीट जो ले रहा है ये हो गया। T1 कितना है 627 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ये, लेकिन और जो सेल्सियस में होता है उसको हम लोग कैल्विन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं 273 को प्लस कर देते हैं। तो 627 में 273 प्लस करेंगे तो ये 900 केल्विन आ गया केल्विन के टर्म में। ऐसे ही T2 जो है, T2 अगर निकालना चाहते हैं तो ये 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 27 में 273 प्लस कर लेते हैं और ये 300 केल्विन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें दोनों टेम्परेचर दे रखा है और हमसे पूछा वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। वर्क डन का रिलेशन हमारे पास Q1 - Q2 आता है, Q1 - Q2 वर्क डन का फॉर्मूला होता है, यह इफ़िशियंसी के हिसाब से भी होता है। अब हमें Q1 दे रखा, Q2 चाहिए। अगर मैं Q2 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों के रिलेशन से, ठीक है। एज वी नो हमें क्या क्या कौन सा फॉर्मूला पता, टेम्परेचर में एनर्जी में Q1/Q2 = T1/T2, ये हमारा एक फॉर्मूला अभी निकाला था हम लोगों ने। Q2 अगर निकालना चाहते हैं हम लोग तो क्या निकालेंगे, और Q2 = T2/T1 × Q1, ये हमने इधर से क्रॉस कर दिया, इसको इधर कर लिया। क्या मिलेगा, T2 300/T1 900 × 3 × 10⁶ कैलोरी। तो ये 1/3 आएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, Q2 जो है हमारा आ जाएगा ये 1 × 10⁶ कैलोरी। तो Q2 आ रहा है 1 × 10⁶ कैलोरी, ठीक है ना। अब हमें दिखाना वर्क डन आसान हो गया। अब हमें इसे मिटा के कर देते हैं यहाँ पे वर्क डन = आ जाएगा हमारा Q1 - Q2, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। Q1 दे रखा 3 × 10⁶ और ये दे रखा Q2 1 × 10⁶, ये आ जाएगा 2 × 10⁶ कैलोरी। इतना वर्क डन हो जाएगा, इतना कैलोरी वर्क डन में जाएगा एनर्जी, ठीक।
आगे बोला क्या कि अगर मान लो ये कैलोरी में तो क्या ठीक है, अगर जूल में पूछता आंसर को सब में जूल में कर रखा है, तो कैसे करते हैं हम लोग। तो अगर हमें वर्क डन जूल के टर्म में पूछा है तो क्या करेंगे, ये वर्क डन इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ 4.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8.2 10⁻⁶ जूल आ जाएगा ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है ये देखिए, अगला क्वेश्चन समझ में आ रही है। अ कार्नट इंजन whose sink is at 27 डिग्री सेल्सियस हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 40%। एक कार्नट इंजन है, उसका एफिशिएंसी 40% है और सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सोर्स का लेकिन नहीं दे रखा है। बाई हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाई 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए सोर्स का कि अब उसकी एफिशिएंसी पहले वाले एफिशिएंसी से 10% बढ़ जाए। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। एक तो सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, दोबारा उसमें हमें और कितना बढ़ाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोर्स का टेम्परेचर निकालते हैं, सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है। तो सोल्यूशन करते हैं इसको, क्या दे रखा है, एफिशिएंसी 40%। ठीक है ना। तो 40% का मतलब 40/100। ठीक है ना। और सिंक का टेम्परेचर T2, सिंक के टेम्परेचर को T2 से दिखाते हैं और ये 27 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस को हम लोग ज़ाहिर थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कैल्विन में लेते हैं, तो इसमें जो ना 273 प्लस करके कैल्विन में ले लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 300 कैल्विन। ठीक है ना। अब हमें T1 निकालना, पहले तो T1 निकाल ले। ठीक, T1 कितना होगा, T1 के T के टर्म में एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, नाउ एफिशिएंसी इज इक्वल टू एटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ठीक है ना ये। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू 1 - एटा। इसको हम लोग इधर ला लिया। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ये T2 हमें 300 दे रखा है, ये T1 हमें निकालना है, और ये 1 - एटा 40% है। 40% मतलब 40/100। ठीक है। ये 100 यहाँ जाएगा, 40 माइनस करेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा, और ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग क्रॉस करके देखते हैं तो ये मिलेगा 300 × 5 इज इक्वल टू 3T1, और ये आ जाएगा 500 कैल्विन। T1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 500 कैल्विन। तो पहले जो टेम्परेचर था, जिस वक्त 40% की एफिशिएंसी है, उस वक्त टेम्परेचर था इसका T1 का 500। कितनी बात सुन में। अब क्या पता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है 10% बढ़ गए, तो न्यू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पीछे से दिख रहा है ये। तो न्यू एफिशिएंसी क्या है, न्यू एफिशिएंसी एटा डैश ले लेते हैं हम लोग। एटा डैश क्या आ जाएगा हमारा 1, वो जैसे 40% तो पहले था ही था, ठीक है, और 10% ऑफ 40% ये बढ़ गया। पहले से 40% था और अब उसका 10% और बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 40% तो है ही है ये, और 10% का मतलब 10/100, ठीक है ना, इंटू 40%। ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा यहाँ से 4%, तो एटा डैश इज इक्वल टू 40% प्लस 4%, ये 44% आ जाएगा। तो अब जो नया जो एफिशिएंसी हो जाएगा 44% हो गया 10% बढ़ने की वजह से। लेकिन सिंक का टेम्परेचर उतना ही है, सिंक का टेम्परेचर उतना ही है। अब नया एफिशिएंसी जो है वो 44% हो गया, तो सोर्स का टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एफिशिएंसी एटा डैश इज इक्वल टू 1 - T2/T1। T1 डैश
T1 डैश, क्योंकि ये जो आएगा टेम्परेचर अलग आएगा वो, तो T1 डैश कर लेते हैं। क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई अब, और यहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा T2 अपॉन T1, T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एटा डैश, 1 माइनस 44%, 44% का मतलब 1 अपॉन 44 अपॉन 100, 1 माइनस 44 अपॉन 100। इसको यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा 56 अपॉन 100, यही आएगा ना ये, ठीक है ना, 56 अपॉन 100। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से काट लेते हैं तो 14 अपॉन 25, ये हमारा इसका T2 अपॉन T1 आ जाएगा। और ये जो T1 T2 है वो 300 केल्विन है, T1 डैश ये हमारा 14 अपॉन 25 करके चलेंगे। T1 डैश को यहाँ कर लेते हैं, ये 25 को इधर ले जाते हैं, 14 को नीचे लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा ये हमें 300 इंटू 25 अपॉन 14 इज इक्वल टू T1 डैश। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 7500 अपॉन 14 T1 डैश, और ये 2 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा T1 डैश इज इक्वल टू 3750 अपॉन 7, ये 2 से काटा ना, ये 7 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 2 25, 7 3 21, 4 40, 7 5 35, 5 7 7 49, 535.7 केल्विन ये आएगा हमारा टेम्परेचर T1 का अब, ठीक है ना। और पहले टेम्परेचर था सोर्स का 500 T1, तो कितना टेम्परेचर बढ़ गया हमारा, इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे लेते हैं नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सोर्स का कितना टेम्परेचर बढ़ा है, T1 डैश माइनस T1 535.7 माइनस 500, और ये 35.7 केल्विन, इतना टेम्परेचर बढ़ गया, ये आंसर हो गया। कहाँ समझ में आई ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं इसको क्या दे रखा है। अ कार्नट साइकिल इज परफॉर्म बाय एयर, एक साइक्लिक प्रोसेस है, उसके अंदर एयर है और एयर के हेल्प से उसको साइक्लिक प्रोसेस कराया जा रहा है। इनिशियली एट 327 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है ये इनिशियल टेम्परेचर या T1 बोल सकते हैं हम लोग, 327 डिग्री सेल्सियस है। ईच स्टेज रिप्रेजेंट अ कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन द रेशियो ऑफ 1:6। हर जो एक स्टेज दिखा रहा है तो पहले कंप्रेशन फिर एक्सपेंशन, उसका जब रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम का तो 1:6 आता है। कैलकुलेट करना है द लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब ये तो हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर T1 अगर लेते हैं तो T2 कितना होगा, और द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, साइकिल का एफिशिएंसी कितना है, गामा दे रखा है ये, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है इसका देखिए रेशियो कितना है 1:6, 1:6 मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो बहुत ही स्लोली एक्सपेंड करते हैं, स्लोली कंप्रेस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। जितना कंप्रेशन मतलब एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा एक्सपेंड करता है और थोड़ा सा कंप्रेस करता है। जो 1:6 बहुत ज़्यादा एक्सपेंड फिर बहुत ज़्यादा कंप्रेस, इसका मतलब ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि ये जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो द रेशियो ऑफ कंप्रेशन एंड expansion shows
that it is a adiabatic process. Adiabatic process. Here T1 जो है सोर्स का जो टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस है। ये सेल्सियस में दे रखा है, इसे केल्विन में करेंगे तो 273 इसमें प्लस कर लेंगे और ये हो जाएगा 600 केल्विन। ठीक है ना, T1 का वैल्यू आ गया। ये एफिशिएंसी निकालना है यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, तो हमें अगर T2 निकल जाए तो T2 के हेल्प से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो लोएस्ट टेम्परेचर भी बताना है, T2 भी बताना हमें। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उनका जो रिलेशन होता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, क्योंकि ये कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है और हमें टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन जो होता है T1 V1 गामा -1 इन एडियाबेटिक प्रोसेस, T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1, ये आ जाएगा। और अगर हमने T2 निकालना चाहते हैं तो T1 V1 अपॉन V2 गामा -1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये दोनों का। तो T2 निकालना है, T2 इज इक्वल टू T1 कितना दे रखा है 600 केल्विन, ये यहाँ पे हमने निकाला था। और ये V1 अपॉन V2 वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है 1/6 है और ये गामा का वैल्यू 1.4 है, -1 है ये। ठीक है, T2 600 और ये आ जाएगा 1/6 0.4 बच जाएगा इसका। ठीक है, 0.4 अगर हम लोग देखते हैं ये 600 अपॉन 6 पे 0.4 का पावर लगा हुआ है। अगर 0.5 का होता यानी 6 का रूट होता, 6 का रूट होता तो 2 से ज़्यादा 3 से कम आता, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसलिए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 6 है। तो ये 0.5 होता तो 2 पॉइंट समथिंग होता, 3 से कम होता, लेकिन ये 0.4 है तो ये लगभग 2 से तो ज़्यादा ही है, अभी भी ये 2 से ज़्यादा है। तो कितना ले सकते हैं हम लोग T2 के लिए 600 अपॉन 2 तो क्या समझ में आया, 2.1 के आसपास लेते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 300 आएगा। 2 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट 600 तो 300 आता है, लेकिन 2.1 है तो 300 से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसका वैल्यू है 290। T2 जो है ना 293 केल्विन है ये। ठीक है, अब ये केल्विन में अगर हम सेल्सियस में दिखाना चाहें तो 273 माइनस कर लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, सेल्सियस में ये आ जाएगा T2 कितनी बात में, तो केल्विन में 293 केल्विन, सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया, ये लोएस्ट टेम्परेचर। अब दूसरा पूछा है एफिशिएंसी निकालना में। एफिशिएंसी यहाँ पे एफिशिएंसी जो होता है 1 माइनस टेम्परेचर का भी होता है और हीट का भी होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है T2 अपॉन T1। ठीक है, और इसका जो है 1 माइनस 293 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में ही हम लोग यूज़ करेंगे, अपॉन 600। ठीक है ना, ये जो है ना 0.5 से कम आएगा, क्योंकि 300 होता तो 0.5 आता, तो 0.5 से कम आएगा ये। ठीक है ना, तो ये दे रखा 1 माइनस 0.49 ऐसे दे रखा है ये, और इसको हम लोग लेंगे तो 0.51। ठीक है ना, और 51% के आसपास एफिशिएंसी आएगा इसका टेम्परेचर के टर्म में। इसमें जो हम लोगों ने क्यों इस क्वेश्चन को किया है, इसकी कोई वजह होगी करने का, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो रेशियो के टर्म में दे रखा था ना, इस रेशियो को समझने के लिए कि कभी वॉल्यूम का रेशियो दे दिया या वॉल्यूम का रेशियो का डिफरेंस बहुत है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये आइसोथर्मली हो रहा है या एडियाबेटिक हो रहा है। ठीक है ना,
तो इसको जो डिफरेंस है रेशियो का 1:6 बहुत का डिफरेंस है, तो उससे पता चलेगा हमें कि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उनका वॉल्यूम का रेशियो बहुत कम आएगा। अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर तो जानते हैं हम लोग, देखा ही है, हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है डेली डे। और ये जो फंक्शन है ये किसी भी आइटम को ठंडा कर देता है, किसी चीज़ को रखते हैं तो ठंडा करता है। रेफ्रिजरेटर बोला क्या, इट इज़ अ डिवाइस which works on the principle of Carnot engine in reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये अब जो है कार्नट इंजन में पहले देखते थे क्या था, कार्नट इंजन में कि ये हमारा एक सोर्स होता था, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता था। कार्नट इंजन के लिए टेम्परेचर T1 लेते थे और यहाँ से ये हीट लेके, ये वर्किंग सब्सटेंस था तो ये वहाँ पे वर्क होता था। और ये फिर वर्क करने के बाद ये वर्क डन बाय द सिस्टम होता था। यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम होता था, यानी ये सिस्टम जो है ना एक्सपेंड भी करता था, कंप्रेस भी करता था, और बाकी हीट को जो है ये हम लोग सिंक में ले जाकर डाल देते थे, या ये पार्ट जो ना सिंक में चला जाता है। इसका टेम्परेचर T2 है, बहुत कम होता है। तो ये रेफ्रिजरेटर का कार्नट इंजन का फ्लो है, फ्लो ऑफ कार्नट इंजन, ये इस तरह से फ्लो होता है। लेकिन जब रिवर्स करेंगे इसका, तो रिवर्स में क्या दे रखा है कि ये हमारा सोर्स है, सेम उसी तरह से, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 है, ये ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे हम एक वर्किंग सब्सटेंस है और ये वर्क नहीं ऑन द सिस्टम होगा। और ये जो है ना ये जो हीट है सिंक से लेगा, सिंक का टेम्परेचर T2 है। ये रिवर्स डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि ये एक वर्किंग सब्सटेंस है कार्नट इंजन के अकॉर्डिंग, और ये जो है ना वर्किंग सब्सटेंस सबसे पहले ये हीट जो है ना सिंक से लेगा। सिंक जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है, उसमें से हीट लेगा। हीट लेने के बाद ये वर्क डन करेगा ऑन द सिस्टम। तो ये हीट जो ले रहा है Q2 और ये वर्क डन हो रहा है, ये दोनों ही मिला के यहाँ पे पहुँचेंगे, Q1 इसके अंदर जाएगा जो Q2 प्लस W के बराबर होगा। ये यानी यहाँ से जो हीट लिया ये प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन, और उस कंप्रेशन से उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, एनर्जी वो होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, हीट गेन होता है। तो वो हीट गेन करने के बाद ये वापस ये सोर्स को दे देगा। सोर्स यहाँ पे जो है ये हम लोग का सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब जैसे हम लोग जहाँ रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रखा हम लोगों ने, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और ये हमारे घर के किसी कोने में लगा रहता है। तो ये जो हमारा घर का आउटर पार्ट है ये सराउंडिंग है। तो ये इसमें से हीट को निकाल के ये एयर में डालता रहता है, ये सराउंडिंग में। फ्रीज को देखेंगे जाकर रेफ्रिजरेटर को, तो पीछे उसके पीछे जो ना खुला रहता है और उसमें से गर्मी निकलते रहता है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है ना। ऐसे ही AC का भी है। AC भी क्या करता है, जो कमरे के जो गर्मी है उसको लेता है। कमरे का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है, जैसे आजकल आउट सराउंडिंग का टेम्परेचर 40, 42, 45 हो रहा है। कमरे का टेम्परेचर उतना तो नहीं होता, कम होता है, लेकिन वो उसमें से भी हीट निकाल के और बाहर की तरफ डालते रहता है। जहाँ पे AC लगा होता है, अगर वहाँ खड़े होंगे तो वहाँ गर्म हवा आते रहते हैं। आप ऑब्ज़र्व करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। तो ये सोर्स मतलब सराउंडिंग है यहाँ पे, और इस तरह से फ्लो चार्ट करता है। ये जो फ्लो चार्ट है जो सिंक से लेता है, हीट को लेता है ये वर्किंग, और ये वर्किंग करके ये हीट को और बढ़ाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करता है, और फिर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम करके वर्क डन प्लस हीट जो लिया था ये दोनों सराउंडिंग में छोड़ता है, ठीक है ना। ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया। बताते क्या है कि ये पूरा जो स्टेप्स है
ये 4 स्टेप्स में होता है, ये प्रिंसिपल 4 स्टेप में है ये। अब वो 4 स्टेप क्या क्या है वो मैं बताने जाता हूँ, ठीक है ना। वो 4 स्टेप क्या क्या है। इसके अंदर जो बताते हैं कि ये जो क्या बताया कि ये जो द होल प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स, ठीक है ना। 4 स्टेप्स में इसके अंदर जो है ये एक तरह का गैस यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक तरह का गैस यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पहले बोलते थे रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है, अब फ्रेरियन यूज़ हो रहा है। फ्रेरियन का जो कंपोजिशन दे रखा है CCl2F2, ठीक है ना। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, आजकल ये भी यूज़ में है, ठीक है ना। ये एक कंपाउंड है जो इसमें यूज़ होता है। और ये क्या है कि जब ये गैस यानी एक तरह का लिक्विड मिक्सचर होता है, जैसे हम लोग का एलपीजी गैस तो देखा होगा। एलपीजी गैस जो है बेसिकली सिलेंडर के अंदर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। एलपीजी का फुल फॉर्म पता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो बेसिकली गैस होता है और उस गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट करके उस सिलेंडर में पैक किया जाता है। कितनी बात सुन में, तो वो लिक्विड एक्चुअली वो लिक्विड नहीं होता। जो पेट्रोल है हमारे सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड नहीं है, वो गैस है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से वो लिक्विड में है। इसी तरह से बताया क्या कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर गैस है, लेकिन ये इसके हाई प्रेशर होने की वजह से ये कंप्रेशर कहलाता है। ये हाई प्रेशर होने की वजह से ये गैस जो ना लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस सिस्टम में, वर्किंग सिस्टम में। कितनी बात में, तो ये जो वर्किंग सिस्टम है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये बेसिकली एक तरह का लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड नहीं, ये गैस है जो हाई प्रेशर की वजह से, ये फ्रेन जो गैस है इसको हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट करके इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो कितनी बात सुनिए, तो सबसे पहले क्या बताया, जो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये 4 स्टेप में, स्टेप 1 स्टेज 1 करेंगे, स्टेप 1 करें। ये जो है जो लिक्विड होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो दोबारा गैस बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम तो एलपीजी में देखते हैं कि जब हम लोग नोज़ल खोलेंगे तो जहाँ से जितना जो गैस आ रहा है वो बर्न कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिलेंडर के अंदर सारे जो लिक्विड थे वो सब के सब गैस हो गए, ऐसा नहीं होता। जो वहाँ प्रेशर जिसका कम होगा वही गैस होगा, बाकी अंदर अभी भी लिक्विड के फॉर्म में ही रहता है वो सिलेंडर। कितनी बात सुनिए, तो स्टेप 1 में बताया क्या, this the working part expand adiabatically, ठीक है, adiabatically, and the liquid of it convert into a mixture of vapor and fluids or liquid, vapor and fluid. During this process
heat is temperature decreases, temperature decreases, and so it absorbs heat from sink, he absorb heat Q2, यहाँ लिखते हैं Q2, heat Q2 from sink। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, जैसे ये स्टार्ट होता है ना, उस वक्त वे एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है। एडियाबेटिकली ये जब एक्सपेंड करता है तो प्रेशर तो डिक्रीज़ कर जाता है, पहले प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, फिर उसका टेम्परेचर भी घट जाता है। जब टेम्परेचर घट जाता है तो वो हीट लेना चाहता है, हीट लेगा ये, तो इसके रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में ये ठंडा रहेगा, ठीक है ना, कूल होता है इसके रेस्पेक्ट में, सिंक के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। फिर यहाँ से ये हीट लेने लगता है, ये हीट लेने लगेगा ये। और फिर क्या होता है कि वो जो थोड़े से जो फ्लूइड है, ये मिक्सचर बन गया था ना, जब एक्सपेंड किया था तो वो एक मिक्सचर बना हुआ था, ये देखिए मिक्सचर ऑफ वेपर एंड फ्लूइड। तो वेपर तो वेपर है, और ये जो फ्लूइड है जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इस हीट की वजह से ये फ्लूइड भी मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस वक्त ये आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा। अब इसके बाद इनिशियली तो एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया था, फिर इसके बाद आइसोथर्मली एक्सपेंड करने लगता है। वो हीट को लेते रहता है, वो एक्सपेंड करते रहता है, और ये जो फ्लूइड है ये वेपर में चेंज होने लगता है। स्टेप टू में लिखा है, ये हीट एब्जॉर्ब किया यहाँ से, तो क्या लिखा है आप वहीं पे लिख लीजिए, आपको कोई पता ज़्यादा नहीं है, ये तो मैं वीडियो की वजह से मैं इसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टेप 2 में नाउ द वर्किंग पार्ट absorb heat from sink, ठीक है ना, and isothermally, isothermally and expand and convert fluid into वेपर। ये दूसरा स्टेप होता है। ये आइसोथर्मली जो है हीट यहाँ से लेता है, आइसोथर्मली एक्सपेंड। पहले तो एडियाबेटिक था, ये वाला स्टेप में एडियाबेटिक हो गया, फिर ये यहाँ से हीट लेना शुरू करेगा, आइसोथर्मली एक्सपेंड करता रहेगा, और ये जो फ्लूइड था वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या दे रखा है इसमें, तीसरे और चौथा स्टेप बिल्कुल इसी तरह से है जैसे फर्स्ट एंड सेकंड है। थर्ड स्टेप में दे रखा है स्टेप 3। ये जो है अब यहाँ पे जो एक्सपेंड किया हुआ था वर्किंग पार्ट, ये कंप्रेस्ड होगा, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होगा, और जब ये एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होता है तो इसका जो है ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, वॉल्यूम घटता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना वर्क डन करेगा ऑन द सिस्टम वो वर्क डन भी आगे जाने लगेगा। जितना वो हीट यहाँ से लिया था वो तो लिया ही लिया है, फिर ये वर्क डन करेंगे तो वो दोनों ही ऐड होकर ऊपर जाएंगे। तो पहले ये दिखा रहे हैं हम लोग थर्ड स्टेप में, द सिस्टम वर्किंग पार्ट, सॉरी सिस्टम नहीं, द वर्किंग पार्ट compressed adiabatically, ठीक है ना, and the work is done on the system
Due to this, temperature of the system increases. फोर्थ स्टेप में चलते हैं, स्टेप 4 में, ठीक है ना. When the system compressed and the temperature of the system becomes equal to surrounding, ठीक है ना. जहाँ पे ये कंप्रेस किया था ना, यहाँ पे एडियाबेटिकली कंप्रेस हुआ था तो टेम्परेचर बढ़ा है. तो टेम्परेचर बढ़ा तो कितना बढ़ा, तो बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है और सराउंडिंग के बराबर हो जाता है, यानी ये हमारा सराउंडिंग मतलब जैसे फ्रिज के बाहर का जैसे 40-42 डिग्री के बराबर हो गया ये, यानी सोर्स पे जा रहा है, लेकिन ये सोर्स बेसिकली रेफ्रिजरेटर में सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है ना. तो ये जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा सराउंडिंग के, इसके बाद क्या होता है, इट start to absorb नहीं, एब्जॉर्ब तो मत करिए, रिलीज हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग आइसोथर्मली. ये एक लाइन देख लीजिए, आइसोथर्मली. जब वो टेम्परेचर बराबर हो जाता है सराउंडिंग के, उसके बाद ये क्या करता है कि हीट को रिलीज़ करता है सराउंडिंग में आइसोथर्मली, ठीक है ना. अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो उसका दोनों का टेम्परेचर जब बराबर होगा तो फिर वो आइसोथर्मली वो कंप्रेस्ड होता रहे. ये अभी कंप्रेशन चल रहा था, कंप्रेस्ड होता रहेगा, जो हीट बढ़ेगा वो हल्के हल्के करके बाहर डालता रहेगा आइसोथर्मली, तो वो हीट बाहर जाता रहेगा. फिर इसके बाद फिर यही स्टेप आ जाएगा, वही स्टेप फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा फिर. तो ये 4 स्टेप पे पूरा जो है हमारा वर्क करता है. और यहाँ पे क्या बताया कि जो हीट ये दे रहा होगा, ये वाला हीट इतना आइसोथर्मली रिलीज कर रहा होगा. द हीट emitted from the system to surrounding is given as Q1 is equal to Q2 plus W. इतना हीट, यानी जितना ये इसने यहाँ से जो सिंक से जितना हीट इसने एब्जॉर्ब किया था, ये लिया था ना शुरू में, यहाँ से जितना इसने आइसोथर्मली हीट एब्जॉर्ब किया था, फिर ये कंप्रेस्ड तो एडियाबेटिकली हो रहा है. एडियाबेटिकली होने से क्या हो रहा है कि प्रेशर का डिफरेंस चेंज हो जाता है और सडनली टेम्परेचर वेरी कर जाता है. जैसे ये एक्सपेंड हुआ था शुरू में जैसे एक्सपेंड हुआ था ये फर्स्ट स्टेप में, तो एक्सपेंड हुआ तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, टेम्परेचर भी घट गया. टेम्परेचर जैसे घट गया वो इसने यहाँ से टेम्परेचर लेने लगा. अब जब वो ले रहा होगा तो आइसोथर्मली ले रहा होगा, आइसोथर्मली लेता रहेगा ये, ठीक है ना. एक सडन स्टेज के बाद फिर ये जो जितना इसके अंदर जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड जो है बताया ना कि फ्रियोन का फ्लूइड होता है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो जो लिक्विड उस वक्त तक जब तक वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा ये हीट लेता रहेगा. जब पूरा वेपर हो जाएगा अब वो उसमें हीट नहीं ले सकता. फिर वो सडनली कंप्रेस करेगा तो फिर वो प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हीट यहाँ से आया था वो, और जो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो सराउंडिंग के बराबर कर लिया. और जब सराउंडिंग के बराबर हो गया फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वो कंप्रेस होता रहेगा और वो आइसोथर्मली हीट को बाहर देता रहेगा. और ये जो टोटल हीट बाहर देगा वो जितना यहाँ से हीट आया था वो, और ये जो वर्क डन किया एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, जो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया. पहले एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है ना, और एक कंप्रेस करेगा,
एडियाबेटिक भी है और आइसोथर्मली भी है। जैसे हम लोग कार्नट इंजन में हम लोग दिखाया था ना, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड था, ये एडियाबेटिकली था, फिर ये कंप्रेशन था आइसोथर्मली, फिर ये एडियाबेटिकली था। तो इतना जो नेटवर्क डन इतना तो बन रहा था ना, ये नेटवर्क डन इतना, ठीक है ना, जो इसके अंदर एरिया आएगा तो उतना ही वर्क डन ये सिस्टम भी कर लेता है। ये जो वर्किंग पार्ट है उतना वर्क डन कर लेता है। लेकिन इसमें आइसोथर्मल एडियाबेटिक, पहले एडियाबेटिक फिर आइसोथर्मल फिर इधर एडियाबेटिक आइसोथर्मल, इस तरह से 4 स्टेज को कंप्लीट करता है ये। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से ये काम को करता रहता है। और ये जो फेरियन जो गैस होता है, पहले जो वो तो फ्लूइड से गैस बनता है, जब ये इस फर्स्ट स्टेज में जब ये एक्सपेंड करता है तो वो फ्लूइड से गैस बनता है, फिर ये आइसोथर्मल तो और गैस बनता रहेगा, गैस बनता रहेगा। जब वो कंप्रेस होता है गैस से, फिर वो लिक्विड बनेगा। वो फ्रेन जो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस, वो फिर वो कंप्रेस जब हो रहा होगा तो वो फिर गैस से लिक्विड बन रहा होगा। तो वो 2 स्टेज में, एक एडियाबेटिकली एक आइसोथर्मली, दोनों स्टेज में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। और इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है और ये हीट को लेके बाहर डालते रहता है। अब देखते हैं इसका इफ़िशियंसी ऑफ इंजन कितना होगा। ये जो हमारा वर्किंग पार्ट है या पूरा ये डिवाइस है रेफ्रिजरेटर का, इसकी इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन होगा, तो वो करने जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, मिटा दें इसे, एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटर करें। रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। इफिशियंसी को इसमें हम लोग बीटास दिखाते हैं। जैसे हम लोग कार्नट इंजन में एटास दिखाते थे, इसका रिवर्स है तो बीटास दिखाते हैं। और ये हीट को एब्जॉर्ब करता है पहले सिंक से, Q2 यहाँ से एब्जॉर्ब करता था और वर्क डन करता है। तो रिवर्स डायरेक्शन है तो हम लोग Q2/W लिख दिया। और कितना हीट सराउंडिंग में जाता है, Q2 + W के बराबर होता है ना। कितना हीट सराउंडिंग में जाता है, Q1 = Q2 + W, इसमें था ना भी। तो W को कितना लिखेंगे, Q1 - Q2, W वर्क डन हो जाएगा। तो W को चेंज करते हैं हम लोग, Q2/Q1 - Q2। कितनी बात सुनिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/Q1 - Q2/Q2, ठीक है ना। उसमें इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, उसका, वो रेफ्रिजरेटर का नहीं है, वो उसका है, क्या नाम है, कार्नट इंजन का। ये समझ में आया। ये इसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/Q1 Q2 -1, ये ऐसे मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो कार्नट इंजन में जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट में ग्राफ से निकाला था, Q1/Q2 = T1/T2, ये रिलेशन भी ड्राइव किया था पूरा करके। तो Q1/Q2 को हटा के यहाँ से ये हम लोग T1/T2 से चेंज कर देते हैं। तो बीटा = 1/T1/T2 -1। इसका अगर एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा T2/T1 - T2। ये इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का। ये T2 ऊपर चला गया यहाँ पे। तो हम लोग के टेम्परेचर के टर्म में ऐसे एक्चुअली हम लोग हीट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन टेम्परेचर ज़रूर मेजर कर लेते हैं कि सोर्स का कितना टेम्परेचर, सिंक्स का कितना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए मेजर करने के बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं, उससे मेजर कर लेते हैं। लेकिन हीट को मेजर करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है। जैसे हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। हीट को बोलते हैं, जैसे किसी बॉडी को गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो कितना हीट दिए ये तो पता नहीं, या हीट दे रहे हैं या नहीं वो कैसे बताएंगे, उसके टेम्परेचर से। कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको हीट दे रहे हैं, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मतलब उसके हीट निकल रहा है।
तो टेम्परेचर जो है इंडिकेटर है जो बताता है कि किसी सिस्टम के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है, टेम्परेचर। लेकिन हीट को इटसेल्फ अगर हम लोग मेजर करना चाहें तो नहीं कर सकते। हीट को तो बाद में हम लोग टेम्परेचर के रेफरेंस में, जैसे हम लोग हीट के लिए एक फॉर्मूला होता है ना mc∆T, तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ और कितना उसका स्पेसिफिक हीट है, कितना मास है, उससे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हीट एब्जॉर्ब किया है। लेकिन पहले तो टेम्परेचर का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए ना, तो टेम्परेचर ही बताता है कि किसी सिस्टम में हीट जाता है या नहीं जाता। तो बोलते हैं हीट जो है एक कॉज है, एक वजह है, और टेम्परेचर जो है उसका इंडिकेटर है। टेम्परेचर जो है वो इंडिकेटर है कि कोई सिस्टम के अंदर हीट आ रहा है या हीट जा रहा है, वो इंडिकेट करेगा टेम्परेचर। लेकिन हीट आ रहा है या जा रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, हीट के आने जाने का वो तो कॉज है, ठीक है, पर टेम्परेचर से। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है ना डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, हीट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो इसीलिए इफ़िशियंसी को टेम्परेचर के टर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी कार्नट इंजन में भी हम लोगों ने टेम्परेचर के टर्म में बाद में चेंज कर दिया था, ठीक है। कितनी बात सुन में, तो ये है एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला। कुछ पूछना तो नहीं?